मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो जैसे प्रसिद्ध मुख्य स्थल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जाना कि पाकिस्तान में 450 से अधिक स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। उनमें जो मुख्य स्थल हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। 1. हड़प्पा। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब जो पंजाब का क्षेत्र था वह भी 2 भागों में बंट गया था और जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, उसी पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा प्राप्त हुआ है। इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प्पा स्थल की खोज रावी नदी के तट पर की गई थी। 2. मोहनजोदड़ो। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर खोजा गया था। यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों, हमने ऊपर राखीगढ़ी के बारे में जाना था, वह भारत में पाए गए स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन मोहनजोदड़ो पूरी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। 3. चन्हुदड़ो। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर खोजा गया था। 4. कोटडीजी। इस स्थल को भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर खोजा गया था। 5. सुतकागेंडोर। इस स्थल को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में खोजा गया था और हमने ऊपर यह भी जाना था कि सुतकागेंडोर इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। 6. डाबरकोट और बालाकोट। ये दोनों स्थल भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ही खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में पाए गए स्थलों में नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। इस सभ्यता में पाए गए नगर, उनके स्वरूप, उनकी उत्तम जल निकासी व्यवस्थाएं किसी दूसरी सभ्यता में नहीं पाई गई हैं। ग्रिड पद्धति इस सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे मुख्य ग्रिड पद्धति है। इसमें यह होता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी लकीरें बनाई जाती हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ भी सीधी लकीरें बनाई जाती हैं, और ये उत्तर से दक्षिण की लकीरें पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाई गई लकीरों को 90 डिग्री के कोण में काटती है। इससे कुछ ऐसा आकर बनता है जैसा कि आप शतरंज को देखते हैं, उसमें भी लकीरें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में काटती है। इस सभ्यता में नगर इसी ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाए जाते थे, जैसे कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। ग्रिड पद्धति नगरों का विभाजन। इस सभ्यता में नगर 2 भागों में बंटे हुए होते थे, जिसको हम पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर कह सकते हैं। पूर्वी नगर निचले नगर होते थे और उनकी ऊंचाई कम होती थी, और पश्चिमी नगर ऊपरी नगर या दुर्ग कहलाते थे, उनकी ऊंचाई अधिक होती थी। पूर्वी नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे कि मजदूर, किसान आदि वर्ग रहते थे, और पश्चिमी नगर में अमीर और राजपाट से जुड़े लोग रहते थे, और पश्चिमी नगर में घर भी पूर्वी नगर से ज्यादा अच्छे और सुव्यवस्थित थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बाकी के अधिकांश स्थलों में नगर इसी 2 भागों के हिसाब से बंटे हुए प्राप्त हुए हैं, लेकिन जैसे कि हमने ऊपर जाना कि गुजरात से पाए गए धोलावीरा में नगर के 3 भागों में बंटे हुए होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईंट। इस सभ्यता में नगरों के भवनों और दुर्गों को ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था। इसके स्थलों से कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों का प्रयोग भवनों की चारों तरफ से घेरी हुई दीवारों को बनाने और सड़कें बनाने के लिए किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग भवनों, घरों को बनाने के लिए किया जाता था। इन स्थलों से पाई गई ईंटें 4:1 के अनुपात में प्राप्त हुई हैं। सड़क। जैसे कि हमने ऊपर जाना कि नगर ग्रिड पद्धति के अनुरूप बनाए जाते थे, तो इसमें सड़कें भी एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में काटती हुई समकोण बनाती थी और घरों के बगल से गुजर कर जाती थी। इसके अलावा 2 प्रकार की सड़कें होती थी। पहली मुख्य सड़क जो बड़ी और लगभग 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, और दूसरी गलियों की सड़कें जो छोटी और लगभग 3-4 मीटर चौड़ी होती थी। दोस्तों, वर्तमान समय में भी जो हमारे नगर हैं कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित हैं। दरवाजे। इस सभ्यता में लोग अपने घरों के दरवाजों को मुख्य सड़कों की तरफ न करके छोटी गलियों की तरफ रखा करते थे। ऐसा करने के पीछे हम अनुमान लगा सकते हैं कि या तो वे सुरक्षा की दृष्टि से या तो मुख्य सड़कों की धूल मिट्टी से बचने के लिए करते होंगे। बाकी ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिला है। इस सभ्यता में सिर्फ गुजरात से पाए गए स्थल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जल निकासी व्यवस्था यह इस सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में से एक है। ऐसी व्यवस्था मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी देखने को नहीं मिलती है। इसमें घरों से निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी, और यह छोटी छोटी नालियां मुख्य सड़क की नालियों से मिलती थी, और इन नालियों के बीच में हौज बनाए हुए होते थे, और नालियों से आया कचरा इस हौज में जमा होता रहता था, और बाकी पानी नालियों की मदद से शहर के बाहर भेज दिया जाता था। इन हौज की सफाई के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। इस सभ्यता के सारे स्थलों से यह निकासी व्यवस्था प्राप्त हुई है, लेकिन गुजरात में पाए गए स्थल धोलावीरा से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं।
इसके साथ साथ घरों में कुओं के भी प्रमाण मिले हैं, जहां पर लोग पीने के पानी और पानी को जमा करते थे। शौचालय, इसमें बहुत से विदेशी पुरातत्ववेत्ता और खोजकर्ताओं ने ये कहा है कि इस सभ्यता के लोग वर्तमान जैसी व्यवस्था को उस समय जानते थे और शौचालयों जैसी व्यवस्थाएं उन लोगों ने कर रखी थी। सामूहिक भवन, इस सभ्यता बहुत से सामूहिक भवन प्राप्त हुए हैं जो सारे लोगों या समाज के लिए बनाए गए थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए स्नानागार, इस स्नानागार में 2 तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी जिससे लोग इस स्नानागार में जा सकते थे और इसके आसपास छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे जहां लोग अपने वस्त्रों को बदल सकते थे। इस स्नानागार में बहुत सारे लोगों के स्नान करने की व्यवस्था थी और यह एक सामूहिक स्नानागार था। इसके अलावा हड़प्पा से विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं जहां बहुत सारे अन्न को जमा करके रखा जाता था और वहां से उनका व्यापार किया जाता था। इसके अलावा सामूहिक सभागार भी प्राप्त हुआ है जहां पर लोग एकत्रित होकर सभा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। दोस्तों, क्योंकि इस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक या लिखित स्रोत दोनों से मिलती है, लेकिन इसके साहित्यिक या लिखित स्रोतों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए इस सभ्यता का इतिहासकारों ने ज्यादातर अनुमान ही लगाया है कि इस सभ्यता में लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। आइए दोस्तों, अब हम इस सभ्यता के जीवन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को जानें। राजनीतिक जीवन, सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि उस समय वहां की व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी या जनतंत्रात्मक। इसकी स्थलों से पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः उस समय की व्यवस्था पुरोहित द्वारा संचालित की जाती होगी, या तो यहाँ का व्यापारी वर्ग या तो कोई नगर प्रशासन यहाँ का संचालन करता होगा, और इतिहासकारों द्वारा ये शासन व्यवस्था अनुमान पर आधारित है। इसके साथ साथ पिगट द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा है। इसके साथ साथ हंटर ने मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था को राजतंत्रात्मक न स्वीकार करते हुए एक जनतंत्रात्मक व्यवस्था की संज्ञा दी है। इसके पीछे यह अनुमान लगाया जाता है कि क्योंकि इसके स्थलों से न के बराबर कोई महल या अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ के लोग शांतिप्रिय रहे होंगे और यहाँ की व्यवस्था जनतंत्रात्मक रही होगी। सामाजिक जीवन, इसके स्थलों में मात देवी की पूजा के प्रमाण और उर्वरता की देवी के पूजा के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक रही होगी, अर्थात माता का परिवार में सबसे पद होता होगा, और इसके साथ साथ समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार को देखा जाता है। इस सभ्यता का कोई भी वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला है। जैसे इसके बाद अगर वैदिक काल में देखें तो वहाँ वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा कोई वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता में कई वर्ग थे, जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी आदि, और यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे। इसके स्थलों से मछलियों के कांटे और मांस के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों का सेवन करते थे। जैसे कि चन्हुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इससे इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता के पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषणों को धारण करते थे। इसके साथ साथ सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग इस सभ्यता के लोगों द्वारा किया जाता था। इस सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए शिकार, नृत्य, पासों का खेल और पशुओं की लड़ाई जैसी क्रियाएं करते थे। इस सभ्यता में लोग कुबड़ वाले सांड का पशुपालन करना पसंद करते थे और यह सबसे प्रिय पशु माना जाता था। इसके साथ साथ गाय, घोड़े से भी यहाँ के लोग परिचित थे, और इसके अलावा एक सींग वाले गैंडे का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है, परंतु उसे एक काल्पनिक पशु के रूप में ही देखा जाता है। और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रयोग यात्रा, कृषि में सहायता और दूध और बाकी चीजों जैसी जरूरतों के लिए किया जाता था। आर्थिक जीवन, आय, व्यापार, इस सभ्यता के लोग अपने क्षेत्रों के साथ साथ बाहर के देशों जैसे कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और मिस्र आदि जैसे देशों के साथ व्यापार करते थे। दोस्तों, उस समय व्यापार का संचालन वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम पद्धति द्वारा किया जाता था। इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान करके चीजें खरीदी व बेची जाती थी। व्यापार में आयात और निर्यात दोनों किया जाता था, जो कुछ इस प्रकार है। आयातनियात 1, चांदी, ईरान और अफगानिस्तान से आयात 1, सूती वस्त्र 2, टिन, अफगानिस्तान से आयात 2, हाथी दांत 3, तांबा, खेतड़ी, राजस्थान से आयात 3, इमारती लकड़ी 4, लाजवर्द, मेसोपोटामिया से आयात 4, धातु, अनाज, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता।
कृषि संबंधित बहुत सारे प्रमाण इसके स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जैसे बनवाली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इस सभ्यता के लोग कृषि से संबंधित विधियों से परिचित थे, जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई आदि। कपास की सबसे पहले खोज के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ इस सभ्यता में लोग गेहूं, मटर, जौ जैसी फसलों से परिचित थे। चावल के बहुत कम प्रमाण इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके स्थलों में सिर्फ लोथल और रंगपुर से चावल और उसके भूसे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गन्ने और रागी जैसी फसलों के भी कोई प्रमाण हमें इस सभ्यता में देखने को नहीं मिलते हैं। उद्योग, जैसे कि कपास की खोज के सबसे पहले प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ लोग सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे और अपने सूती वस्त्र विदेशों में भी निर्यात करते थे। बर्तनों का निर्माण और शिल्प संबंधित कार्य जैसे मूर्तियां बनाना, खिलौने बनाना आदि भी यहाँ के लोग करते थे। इसके साथ साथ सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। धार्मिक जीवन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म के प्रमाण तो देखने को मिलते हैं, परंतु धर्म समाज का मात्र एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था। इस सभ्यता में धर्म समाज में पूर्ण रूप से हावी नहीं था। इस सभ्यता में लौकिक सभ्यता थी, अर्थात जो चीजें देखी जाएं उन्हीं पर विश्वास करना, जैसे कि मूर्ति पूजन। इस सभ्यता में मंदिर का कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और उर्वरता की देवी, पृथ्वी की देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया है। इस प्रकार यह प्रमाण मिले हैं कि इस सभ्यता के लोग मातृ देवियों की पूजा करते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा से मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिन पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है, जिनके चारों तरफ कई पशु बैठे हुए दिखाई देते हैं। इन सारे पशुओं पर नियंत्रण करने वाले देवता को पशुपतिनाथ कहा गया है। इस सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता पशुपतिनाथ को ही माना जाता है। इसके साथ साथ लिंग योनि की पूजा, नाग पूजन, पशु पूजन, वृक्ष पूजन और स्वास्तिक चिन्ह जैसे प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं और स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पहला प्रमाण इसी सभ्यता से मिलता है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रकृति से जुड़ी हर चीज जो मानव जीवन का उद्धार करती है, उसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। लोथल और कालीबंगा जैसे स्थलों से अग्निकुंड, हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर इस सभ्यता के लोग हवन क्रिया के माध्यम से पूजा करते थे। इस प्रकार इस सभ्यता में धर्म सिर्फ एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था और वह समाज में वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर जाना कि इस सभ्यता में लोग बाहर के देशों से भी व्यापार करते थे और अपने व्यापार करने के क्रम में तब मोहरों का भी उपयोग हुआ करता था। इस सभ्यता और नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार हुआ करता था और उसके प्रमाण भी पाए गए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से पाई गई मोहरें। यह मोहरें इस सभ्यता के साथ साथ नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पाई गई हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के किश, लगाश, निप्पुर और उर जैसे क्षेत्रों मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों का इस्तेमाल एक व्यापारी अपने सामान की बोरियों को बांधकर उनके ऊपर एक नरम मिट्टी के ऊपर इन मोहरों से ठप्पा लगाकर करता था, जिससे कि उस नरम मिट्टी के ऊपर उस मोहर का निशान बन जाए और उस सामान को दूसरे व्यापारी तक पहुंचने की यात्रा के दौरान उस सामान को कोई खोल न पाए। अगर कोई उस सामान को खोलता है तो व्यापारी को पता चल जाएगा कि उस सामान में चोरी हुई है। दोनों व्यापारी एक दूसरे से एक जैसी मोहर का लेन देन कर लेते थे, ताकि जब दूसरे व्यापारी के पास सामान पहुंचे तब वह ये सुनिश्चित कर सकता है कि जो मोहर उसके पास है वही मोहर पहले व्यापारी ने लगाई है, ताकि सामान की गुणवत्ता को कोई हानि न पहुंचा पाए। किसी समय पर व्यापारी एक से भी ज्यादा मोहरों का प्रयोग सामान पर करते थे। अब तक लगभग 3500 से ज्यादा मोहरें इस सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हो चुकी हैं। इन मोहरों में अनेक प्रकार के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ज्यादातर यह मोहरों चौकोर थी और इनमें अलग अलग जानवर जैसे कि सांड, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंस, जंगली भैंस, बकरी, मगरमच्छ, खरगोश और एक सींग के जानवर जैसे जानवरों के चिन्ह थे। इन मोहरों के ऊपर और नीचे की तरफ अनेक प्रकार के अलग अलग चिन्ह भी बने हुए थे। मोहरों के ऊपर की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपियों द्वारा लिखा जाता था, लेकिन क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ज्यादातर इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि यह व्यापारी का नाम आदि होगा। कुछ मोहरों के ऊपर जो जानवर उस पर बने हुए होते थे, उनके खाने के बर्तन भी कुछ मोहरों पर बने हुए होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें, इस सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरें ज्यादातर स्टेटाइट,
खनिज या इसे हम साबुन का पत्थर भी कहते हैं, इससे बनी हुई थी। ये खनिज ज्यादातर नदी के किनारों में पाया जाता है, परंतु कुछ मोहरें सुलेमानी पत्थर, एगेट, तांबा, कॉपर, चांदी, सिल्वर, स्वर्ण, गोल्ड, कैल्साइट, फाइनेस, फायोन्स, टेराकोटा, हाथी दांत, आइवरी, चर्ट से बनी हुई होती थी। इन मोहरों के लंबाई लगभग 0.5 से लेकर 2.5 इंच तक होती थी। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मोहर एक सींग वाले जानवर की मोहर है और मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली मोहरों में 60% मोहर एक सींग वाले जानवर की प्राप्त हुई है और हड़प्पा में भी पाई जाने वाली मोहरों में 46% मोहर एक सींग वाले जानवर की प्राप्त हुई है। जैसे कि हमने ऊपर जाना कि ज्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी, परंतु कुछ मोहरें आयत, रेक्टेंगल आकार में भी पाई गई हैं और इन आयत आकार वाली मोहरों में सिर्फ चिन्ह बने हुए होते थे और कोई जानवर इनमें नहीं बना होता था। इसके साथ साथ गोल, सर्कल, त्रिकोण, ट्रायंगल, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल जैसे आकारों में भी मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। कुछ मोहरों के बीच में एक छेद भी पाया गया है, जिससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि उस समय लोग इन मोहरों को अपने गले में बांधते होंगे। इसके अलावा कुछ मोहरें ऐसी भी थी जिसमें किसी जानवर के चिन्ह नहीं बल्कि कोई धार्मिक चिन्ह बना होता था, जैसे कि कुछ मोहरों में पृथ्वी की देवी के चिन्ह मिले हैं, कुछ मोहरों पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और कुछ मोहरों पर पशुपति के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। पशुपति चिन्ह की मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की सभ्यता की 3 बेलनाकार मोहरें और 2 चांदी से बनी हुई एक सींग के जानवर वाली मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ कालीबंगा से भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। ये बेलनाकार मोहरें पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं में ज्यादा प्रचलन में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमने ऊपर जाना कि चौकोर आकार की मोहरें ज्यादा पाई गई हैं, लेकिन फिर भी एक बेलनाकार मोहर जिसमें भारतीय प्रतीक का चिन्ह है वह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इससे ये देखा जा सकता है कि यह भारतीय प्रतीक के चिन्ह वाली बेलनाकार मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की है। इस मोहर में एक महिला बानी है जिसके अगल बगल 2 आदमी हैं, जिन्होंने एक हाथ के द्वारा महिला को पकड़ा है और उनके दूसरे हाथ में तलवार है। यह मोहर मानव के बलिदान का प्रतीक है। लोथल में एक फारस की खाड़ी की मोहर प्राप्त हुई है जो एक गोले के आकार में है। डैमाबाद में सिंधु घाटी सभ्यता में बनी हुई गोलाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। धोलावीरा में इस सभ्यता की 2 आयताकार रेक्टेंगुलर मोहरें प्राप्त हुई हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह मोहरें सिर्फ व्यापार के संबंध के लिए उपयोग नहीं की जाती होंगी, बल्कि यह अन्य कार्यों के लिए भी इस सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाती होंगी, जैसे कि किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए इन मोहरों का इस्तेमाल किया जाता होगा। ये भी हो सकता है कि इन मोहरों का उपयोग किसी व्यक्ति के समुदाय को पहचानने के लिए भी किया जाता होगा, और जैसे कि अलग अलग तरह के 10 जानवरों के चिन्ह इन मोहरों से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि तब 10 तरह के समुदाय होंगे और हर समुदाय के लिए अलग जानवर वाले चिन्ह की मोहर हो सकती थी। सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवर की मोहर पाई गई है, इसलिए हो सकता है कि इन एक सींग वाले मोहर के समुदाय के लोग तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते होंगे, परंतु ये सब अनुमान मात्र है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, अब इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, आइए जानें। 1. नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही भारत की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। यहीं से ही नगरों के स्वरूप का विकास आरंभ होता है। पक्के माकन, निकासी व्यवस्थाएं, चौड़ी सड़कें और इसी तरह की सारी सुविधाएं इन नगरों में थी और यह सब इस सभ्यता के नगरीय सभ्यता की विशेषताएं थी। इस सभ्यता के नगर व्यापार की दृष्टि से प्रधान हुआ करते थे। 2. कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे पिछले आर्टिकल पाषाण युग में भी जाना था कि जिस काल में पत्थरों का उपयोग हुआ उसे पाषाण काल कहा गया, जिस काल में तांबे का उपयोग हुआ उसे ताम्र युगीन सभ्यता कहा गया, जिस काल में लोहे का उपयोग हुआ उसे लौह युगीन सभ्यता कहा गया और जिस काल में कांस्य का उपयोग हुआ उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता में कांस्य का उपयोग लोगों के द्वारा किया गया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। 3. आद्य ऐतिहासिक काल। इसका ये तात्पर्य है कि जिस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक या लिखित स्रोत दोनों से मिलती है, लेकिन उसके साहित्यिक या लिखित स्रोतों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के भी हमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक या लिखित स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके लिखित स्रोतों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए इसके काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस सभ्यता के संबंध में चित्रलिपियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी तक इन लिपियों को नहीं पढ़ा जा सका है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इतिहास के संबंध में उसको 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे कि
I. प्रागैतिहासिक काल। E. आद्य ऐतिहासिक काल। E. ऐतिहासिक काल। इसमें से आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमने आपको अभी ऊपर बताया है। बाकी दो कुछ यूं है कि जिस काल के संबंध में सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और कोई साहित्यिक या लिखित स्रोत नहीं मिला है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जैसे कि पाषाण युग। जिस काल के संबंध में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक या लिखित स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं और उसके लिखित स्रोतों को भी पढ़ा जा चुका है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 4. शांतिप्रिय सभ्यता। जब भी हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी भी विषय को लेकर दो या दो से ज्यादा क्षेत्रों या राज्यों या देशों में युद्ध ही एक विकल्प होता था ताकि वे अपने धार्मिक, राजनीतिक या कोई भी विषय पर अपनी बात मनवा पाएं। परंतु इस सभ्यता के संबंध में किसी प्रकार के युद्ध की जानकारी देखने को नहीं मिलती है और इस सभ्यता में लोग शांतिप्रिय होकर रहना पसंद करते थे और इसके साथ साथ इस सभ्यता की खुदाई प्रक्रिया में भी कोई अस्त्र शस्त्र देखने को नहीं मिलते हैं। इन सब कारणों की वजह से यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग शांतिप्रिय और सुप्रशासनिक व्यवस्था के साथ जीवन यापन करना पसंद करते थे। 5. व्यापार प्रधान। इस सभ्यता में व्यापार को ज्यादा प्रधानता दी गई थी। जैसे कि हम दूसरी सभ्यताओं को अगर देखें तो ज्यादातर सभ्यताएं कृषि प्रधान सभ्यताएं थी, जैसे कि वैदिक काल। यहाँ हमें कृषि व्यवस्था और पशुपालन ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। जैसे कि वर्तमान समय की बात करें तो नगरों में व्यापार को ज्यादा प्रधानता दी जाती है, वैसे ही इस सभ्यता में नगर व्यापार प्रधान थे। 6. विस्तृत सभ्यता। ये सभ्यता एक विशाल भूखंड में फैली हुई थी। इसके स्थल बहुत ही बड़े क्षेत्रफल तक फैले हुए थे। वहीं बात करें विश्व की बाकी प्राचीन सभ्यताओं की तो उनको मिलाकर भी उतना क्षेत्रफल नहीं बनता था जितना सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एक बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन दोस्तों, हमारी इतनी विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता जो लगभग 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी, उसके पतन के कोई स्पष्ट कारण किसी भी इतिहासकार द्वारा नहीं बताए गए हैं। इस बिंदु को लेकर भी इतिहासकारों में आपस में मतभेद देखने को मिलता है और अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अपने अलग अलग कारण दिए गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हो गया था। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।